यार चालान बड़े महंगे हुए हैं यार टैक्स। अभी परसों की बात है, अभी जब मैं गया नहीं था उधर पहाड़ की तरफ, तो वहीं चौराहे पे पुलिस वाले खड़े थे, तो पुलिस वाले खड़े थे तो उन्होंने चेकिंग वेकिंग की, रोका। अब मेरे पास तो हेलमेट सब था, मैं तो ऐसे ही घूमने गया था, मैंने कहा चलो एक राउंड मारे, तो मेरे को रोका, मैंने अपने कागज वागज दिखाए। इतनी देर में एक बड़ी अजीब सी बाइक आई, स्प्लेंडर थी, पता नहीं कौन सी थी, तो अजीब सी बाइक आई, मतलब अजीब सी मैं इसलिए कह रहा हूँ, बड़ी अजीब ही हालत थी यार उसकी, कबाड़ में बिकने जैसी बाइक आई वो, और ना उसके पे हेलमेट, ना उस पर मास्क, ना उस पर कुछ, ना कागज, ना गाड़ी के कागज, ना लाइसेंस। भाई साहब उसको बोला 12,000 रुपये का चालान भर। अब मेरे से, मैं खड़ा था उधर, मेरे बगल में खड़ा था वो, बोला यार भैया बताओ मेरे से 12,000 का चालान भरने को कह रहे हैं, 3,000 रुपये की बाइक खरीदी है मैंने, मैं तो इसे छोड़ जा रहा हूँ। भाई वो बाइक छोड़ के चले गया वहाँ, बोले बाइक ही रख लो, उसकी बाइक जो है थाने में पड़ी है। ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल में क्या फ़र्क होता है? हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसका जवाब जरूर दें और इसकी थोड़ी सी डेप्थ के बारे में भी बताइएगा कि इसके अंदर और क्या आता है। पिछले सेशन 10 में मैंने आपसे बात करी थी बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, या फिर ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल में फ़र्क क्या होता है, इनमें आपस में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं बिल्कुल ब्रीफ बताऊंगा इसका कि एक्चुअल में होता क्या है। आप अभी मैं यहाँ पर कोई डेफिनेशन नहीं लिखवाने वाला हूँ आपको, जस्ट एक हम कंसेप्ट को टच करके आएंगे कि ये होता क्या है, अगर आप भूल गए हैं तो। चलिए समझते हैं बच्चों। अगर मैं बात करूं ट्रेड रिसीवेबल की, तो ये अपने अंदर दो चीज इंक्लूड करता है, एक तो डेटर्स और एक बिल्स रिसीवेबल। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ट्रेड पेबल की, तो ये भी अपने अंदर दो चीजें इंक्लूड करता है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो बच्चों ये तो हो गया एक बेसिक डिफरेंस बिल्स रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल में, क्या कि ये इसका पार्ट है ना, और ये एक ब्रॉडर टर्म है, ये नैरो है, इसके अंडर में ये दोनों आते हैं, लेकिन ये इसके अंडर में आता है। तो एक बेसिक पार्ट आपको पता चल गया डिफरेंस का। अब समझते हैं कि डेटर्स क्या होते हैं। आप जानते हैं अच्छी तरीके से, फ्रॉम हुम वी हैव टू रिसीव द अमाउंट, है ना। हमने जो भी गुड्स बेची थी क्रेडिट में किसी को, अब जिस उससे हमें जो भी पैसा लेना है वो हमारे डेटर्स होते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? देनदार। ये कौन होते हैं? हमारे देनदार, जिनसे हमें पैसा भविष्य में लेना होता है। फ्रॉम हुम वी हैव टू रिसीव द अमाउंट इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर। रिलेटेड टू विच? रिलेटेड टू द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो जो भी हमने क्रेडिट में गुड्स सेल किए हैं पता ही होगा आपको, उसमें उसका जो हमें आने वाले समय में पैसा मिलता है, उन लोगों को हम बोलते हैं डेटर्स। और ये क्या हो जाएगा? लेनदार। लेनदार कौन होते हैं? लेनदार वो होते हैं जिनको हमसे पैसे लेने होते हैं, मतलब हमारे लेनदार है ना वो, हमारे लेनदार है मतलब हमसे पैसा लेंगे। तो हमने हो सकता है क्रेडिट परचेस करिए, इसीलिए उनको हमसे पैसा लेना है। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, ये बिल ऑफ एक्सचेंज का टर्म है। इसमें क्या होता है कि यही काम होता है सेम, डेटर्स वाला और क्रेडिटर्स वाला, बस फर्क क्या हो जाता है कि हमें लिखना पड़ता है एक बिल, और हमें जो है उसको एक लीगल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना होता है। अगर मान लो ये तो हो सकता है कि मौखिक रूप से हुआ हो कि हाँ भाई ठीक है तुम मेरे को पैसे दे देना, लेकिन ये लीगल फॉर्मेट में हो जाता है। इसमें क्या होता है, ये इधर से जो है ड्रॉर के द्वारा एक बिल लिखा जाता है, ड्रॉई को, ड्रॉर ड्रॉज अ बिल या राइट्स अ बिल, कुछ भी कह लो। ठीक, यहां पर ड्रॉई क्या करता है, उसमें सिग्नेचर करता है, एक फोटोकॉपी अपने पास रखता है और एक भेज देता है वापस इधर, जो यहां से गई थी उसी पे यहां सिग्नेचर करके फोटोकॉपी रख के, या यहां से दो बिल गए थे, एक रख लिया एक भेज दिया, दोनों पे सिग्नेचर करके एक अपने पास रख लिया, एक यहां भेज दिया। तो जो यहां भेज दिया वो इसके लिए हो गया BR, बिकॉज इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ दिस बिल ओनली ही और शी विल रिसीव द अमाउंट विच इज रिटर्न इन द बिल। मतलब जो भी बिल में अमाउंट लिखी होगी वो ये ले सकता है इस बिल की वजह से। तो ये हो गया बिल रिसीवेबल। अब ये बिल्स पेबल क्यों हो गया? क्योंकि इसकी वजह से ही इस ड्रॉई को फ्यूचर में पेमेंट करनी होगी उतनी अमाउंट की जितनी अमाउंट इसमें लिखी है। तो बच्चों ये है एक बेसिक डिफरेंस। आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। मेरा इन सब बेसिक कंसेप्ट्स को कराने का मोटो यही है, क्योंकि अभी मैं 11th की वीडियोस नहीं बना रहा हूं, वरना ये होता मैं आपसे कह देता कि बेटा अगर बीपी और BR नहीं आता तो जाके मेरी वो वाली वीडियो देख लो। जिस दिन मैं बनाना शुरू कर दूंगा ये कंसेप्ट वहीं पर खत्म कर दूंगा, फिर मैं इन कंसेप्ट को कवर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इन्हें 11th की वीडियोस में इतनी अच्छी तरीके से करा दूंगा कि अगर 12th के बच्चे के बेसिक कंसेप्ट कमजोर है तो वो वहां जाके देख सकता है। तो बच्चों ये था कंसेप्ट, आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे।
बच्चों आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और इस टॉपिक की खास बात यह है कि ये टॉपिक हमारा काफी लंबे समय तक चलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे सब टॉपिक्स आते हैं जो चैप्टरों के रूप में आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो मुद्दा यह है कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या होता है। तो उससे पहले मैं बताना चाहूंगा रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है। जब कभी भी हमारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में किसी भी प्रकार का चेंज आता है, सर चेंज आने से मतलब कोई भी फैक्टर हो सकता है, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज आ रहा हो उसकी वजह से पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी चेंज आएगा। मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं, पहले वो 3:2:1 में अपने प्रॉफिट्स को बांटना चाह रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं हम 5:4:3 में बांटेंगे, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज आया। या मान लीजिए कोई नया पार्टनर एडमिशन हो रहा है नए पार्टनर का, उसकी वजह से चेंज आया। मान लीजिए ऑलरेडी 3 पार्टनर काम कर रहे हैं, एक पार्टनर जाना चाह रहा है, रिटायरमेंट हुआ, उसकी वजह से चेंज आया। या किसी पार्टनर की डेथ हो गई, उसकी वजह से चेंज आया। या फिर दो अलग अलग पार्टनरशिप फर्म है, उनको मिलाकर एक नई पार्टनरशिप फर्म बना दी गई, तो इसकी वजह से भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज आया। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज आता है। और जब भी हमारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज आता है तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होता है वो बंद कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है और एक नया एग्रीमेंट बना लिया जाता है। तो जब पुराने एग्रीमेंट को खत्म करके नए एग्रीमेंट का जन्म होता है तो उस जन्म को ही बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब ये जो मैंने आपको सर्कमस्टेंसेस बताए जिसकी वजह से रिकंस्टिट्यूशन होता है, ये आपको चैप्टर्स की फॉर्म में दिए हैं। जैसे कि सेकंड चैप्टर आपका दिया है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, वो मैंने नहीं लिखा है, अभी मैं लिख दूंगा। अभी आप केवल ये समझ लीजिए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, किसका, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का। अभी लिख देते हैं, या चलिए हाथ के हाथ लिख ही लेते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और इसी चैप्टर में मैं आपको गुडविल के बारे में भी बताऊंगा, गुडविल की वैल्यूएशन से रिलेटेड, गुडविल के ट्रीटमेंट से रिलेटेड, गुडविल की एडजस्टमेंट से रिलेटेड सब कुछ बताऊंगा। इसका नाम मैं अलग से इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हो सकता है जो बच्चे टीएस गिरेवाल से पढ़ते हो या किसी भी बुक से पढ़ते हो, तो टीएस गिरेवाल का खास तौर से बता दूं क्योंकि ज्यादा बच्चे या तो टीएस गिरेवाल पढ़ते हैं या डीके गोयल पढ़ते हैं, मैं दोनों का बता दे रहा हूं। टीएस गिरेवाल में गुडविल और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अलग अलग दिया गया है। मतलब जो 3rd चैप्टर है वो है गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, और जो 4th चैप्टर है वो है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। लेकिन अगर मैं बात करूं डीके गोयल की तो उसमें आपका जो 3rd चैप्टर है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, और फिर 4th है एडमिशन, और फिर उसकी तरह आगे बढ़ता रह रहा है। कहने का मतलब यह है कि ये दोनों चैप्टर एक साथ मिलाकर डीके गोयल में दिए हैं। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप इन दोनों बुक में से अगर किसी से पढ़ते हैं तो आप परेशान ना हो, बाकी सब में भी यही है, कुछ अलग नहीं है। तो मैं इसलिए और बुक्स का नाम नहीं ले रहा हूं, मेन इसी बुक का नाम ले रहा हूं क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसी से पढ़ते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। ठीक है, तो बच्चों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ कराऊंगा, किसी भी चीज के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी टॉपिक्स इसमें कवर होंगे, गुडविल से रिलेटेड सब कुछ मैं इसी चैप्टर में कराऊंगा, ये जो चैप्टर मैं आपको कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो कवर सब हो जाएगा, रेशियो से रिलेटेड आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं सभी टाइप के बच्चों को बता दे रहा हूं, चाहे आप टीएस गिरेवाल से पढ़ते हो, चाहे आप डीके गोयल से पढ़ते हो। ठीक है, उसकी कोई परेशानी नहीं है। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया कि जो भी इसके होने के रीजन है रिकंस्टिट्यूशन के, उसका वो चैप्टर्स में आपके बटे हुए हैं, जिसमें से पहला ये है। फिर सेकंड हो गया आपका एडमिशन, तो एडमिशन आपका अगला चैप्टर है, वो बाद में पढ़ेंगे। फिर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट में क्या होता है, कोई भी इंसान फर्म छोड़ के चले जाता है ड्यू टू सो मैनी रीजंस, वो मैं तभी डिस्कस करूंगा, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद डेथ हो सकती है, अमलगमेशन हो सकता है। अमलगमेशन का टॉपिक हमारे कोर्स में नहीं है। अमलगमेशन होता क्या है, एक बार आपको एग्जांपल के रूप में समझा देता हूं ताकि आपको पता रहे। आप ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ए बी है, ये एक फर्म चला रहे हैं, मान लीजिए ये लोग जूता बेचते हैं, सपोज जूता बेचते हैं, और एक बीसी पार्टनरशिप फर्म है, सॉरी सीडी मान लेते हैं, सीडी पार्टनरशिप फर्म है, और ये भी जो है जूता बेचते हैं। एक ही शहर में इन लोगों का काम है। इन्होंने कहा यार आपस में हम लोग एक दूसरे को मतलब एक दूसरे की काट कर करके अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, क्यों ना एक काम करें, आपस में बिजनेस को मिला लेते हैं। ये सोच आई यहां पर ए के पास, यहां पर डी के पास, तो इन्होंने एक मीटिंग कर ली, तो वहां पर इनकी सहभागिता हो गई, मतलब आपस में विचार मिल गए। तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने जो है क्या करा, एक नई फर्म बना ली जिसका नाम रख दिया एनीबडी कैन डांस। मजाक कर रहा हूं बच्चों, एबीसीडी उसका नाम रख दिया, और एबीसीडी नाम रखने के बाद यहां पर जो है ये लोग जूता बनाने का काम करने लगे। थोड़ा सा डिजाइन भी चेंज कर दिया भाई लोगों ने।
चलिए खैर ये तो मजाक की बात है। तो इसे बोलते हैं अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अमलगमेट मतलब मिला दिया जाता है दो फर्म को और एक नई फर्म क्रिएट कर दी जाती है। तो इन सभी की वजह से पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज आता है। अब मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा आपसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। तो अगर मैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करूं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने का क्या कारण होता होगा, एक बार अपने दिमाग से सोचते हैं। क्यों, ऑलरेडी जो पार्टनर मान लीजिए ए, बी और सी पार्टनर हैं और अगर वो 3:2:1 में पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट को बांट रहे हैं, अब वो क्यों अपना जो शेयर है वो 2:2:1 करना चाहते हैं? ऐसा क्यों है, मतलब क्यों इसका शेयर यहां पर कम कर दिया जा रहा है, क्या रीजन है उसके पीछे, ठीक है ना। तो क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे, एक बार अपने दिमाग से सोचते हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे ये रीजन हो सकता है कि हो सकता है ये जो है अब ज्यादा कैपिटल लगा रहे हो, ये वाले जो दोनों पार्टनर है ज्यादा कैपिटल लगा रहे हो, अपनी कैपिटल की इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हो। पहले उनकी कैपिटल हो सकता है कम हो तो इस वजह से वो ज्यादा प्रॉफिट इसको देते हो, या हो सकता है कि ए जो है ज्यादा एक्टिवली पहले काम कर रहा हो फिर उसने एक्टिवली काम करना बंद कर दिया हो। तो कुछ भी रीजन हो सकते हैं, या इनमें से किसी ने बहुत ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी हो, तभी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा ना। वरना अगर मान लीजिए पहले से 3 रुपए मिलते थे अभी से 2 मिलेंगे तो रोएगा नहीं है। कुछ तो ऐसे पैरामीटर्स होंगे जो लॉजिकल होंगे जिसपे ये भी कहेगा कि कोई बात नहीं भाई मुझे कम दे दो। कुछ तो ऐसे रीजन होंगे, या तुम ज्यादा ले लो, क्या पता ये लोग इससे ज्यादा मेहनत कर रहे हो, इनकी वजह से ज्यादा प्रॉफिट आ रहा हो। तो कुछ भी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव आता है। मैं ये चाह रहा था कि आप लोग सोचें कि चेंज इन पीएसआर का मतलब क्या है और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आने के रीजंस क्या हैं, क्यों एग्जिस्टिंग पार्टनर के प्रॉफिट्स में चेंज आता है, क्यों ये लोग अपना शेयर निकाल के दूसरे को दे देते हैं, तो उसके क्या रीजंस हैं। और जब ये दे देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ जाता है तो उस टाइम पे हमें किस किस चीजों की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो बच्चों ये है वो टॉपिक्स जिसकी हमें एडजस्टमेंट करनी होती है अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं। इन एडजस्टमेंट्स के बाद मतलब ये एडजस्टमेंट्स करना जरूरी है, ये एडजस्टमेंट्स हमें करनी होती है जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी भी प्रकार का चेंज आता है। देखते हैं एक तरफ से ऐसी कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं। पहली है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालने की। मतलब हमें करना क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो डिटरमाइन करना होता है। क्यों करना होता है अभी समझा दूंगा, एक ऐसी ही समझ लो, अभी टॉपिक बता रहा हूं इसलिए। सैक्रिफाइस कोई ना कोई पार्टनर करेगा ही। अगर मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो कोई तो अपना पेट काट के कह लो या प्रॉफिट काट के देगा ना दूसरे को, और ठीक उसी तरीके से अगर किसी को दे रहा है तो वो बंदा तो गेन करेगा ही करेगा। तो लॉजिकल सी बात है। गुडविल की अकाउंटिंग होगी ही होगी, एडजस्टमेंट होगी गुडविल की, ठीक है। वो सब कैसे होगी क्या होगी पूरा बताऊंगा A to Z, जो आपका चैप्टर के रूप में भी दिया गया है TS ग्रेवाल में, नॉट इन DK गोयल। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट समझते हो, जो इकट्ठा करे हुए प्रॉफिट्स होते हैं, बताऊंगा इसके बारे में भी। अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू जैसे जैसे टाइम निकलते रहता है वैसे वैसे चेंज होती रहती है। क्यों चेंज होती है, कैसे चेंज होती है, इसके बारे में भी मैं आपको सब बताऊंगा, टेंशन मत लेना। लास्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। तो एडजस्टमेंट कैसे होती है कैपिटल की, ये भी बताया जाएगा। तो बच्चों ये एडजस्टमेंट्स हमें करनी होती हैं अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है। तो वही होता है आपका क्या, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आपने इसकी जगह सुना होगा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी। तो आपको बता दूं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग होता है, उसमें पूरी पार्टनरशिप ही खत्म हो जाती है, ठीक है। डिसोल्यूशन का केस आ जाता है। वो क्या होता है वो बाद में बताऊंगा, लास्ट चैप्टर है आपका। अगर मैं फिर वो बुकों के हिसाब से अगर अब मैं नहीं चलूंगा, मैं अभी DK गोयल के हिसाब से बता देता हूँ 6th, और उसके हिसाब से चल लो तो 7th, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर हैं, बता दूंगा इसके बारे में भी, लेकिन लास्ट में जब वो चैप्टर आएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो बच्चों अब इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये सैक्रिफाइस और ये गेन भला क्या है, समझते हैं। मान लेते हैं, ऐसी मान लो, मानने में क्या जाता है, A और B पार्टनर है और A को पहले मिलते थे 20 रुपए और B को मिलते थे 10 रुपए। बाद में इन्होंने बोला कि भाई मेरे देख ऐसा है, मेहनत मैं बराबर करता हूं, अब पहले कम करता था मानता हूं। ये बात कौन कह रहा होगा, B, क्योंकि उसको पैसे कम मिल रहे हैं। मेहनत मैं बराबर करता हूं, कैपिटल भी मैंने तेरे जितनी इन्वेस्ट कर लिए, तो अब हम बांटेंगे इक्वली। तो टोटल मिलते कितने थे, कितने में से मिलते थे, 30 में से। इक्वली बांटेंगे तो कितना आएगा, 15-15। इस बात के लिए ये भी राजी हो गया।
ठीक है। अब ए बी को 5 रुपए देगा, तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 5। बी ए से 5 लेगा, तो बी कितना गेन कर रहा है? 5। कहने का मतलब यह है कि ये गेन कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। पता कैसे चला? हमें पता ऐसे चला कि जब मुझे ये गेन वाला निकालना था, तो ये जो नया वाला शेयर था, ये जो न्यू वाला शेयर था, इसमें से मैंने माइनस कर दिया कौन सा? ओल्ड वाला शेयर। तो उससे मुझे पता क्या चल गया कि मेरा गेन्ड शेयर क्या है। और इसी तरीके से जब मुझको निकालना था सैक्रिफाइस शेयर, सैक्रिफाइस्ड शेयर, तो मैंने क्या करा? मैंने ओल्ड वाले में से क्या माइनस कर दिया? न्यू वाला शेयर। तो मुझे पता चल गया मैंने कितना सैक्रिफाइस किया। आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। क्यों मैंने आपको इस तरीके से समझाया? क्योंकि लोग रटते हैं सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, नहीं न्यू माइनस ओल्ड, नहीं ओल्ड माइनस न्यू। क्यों रटना है भाई? लॉजिक लगाओ। सीधी सी बात यह है, पहले इतना था अब कम हो गया, इसका मतलब सैक्रिफाइस करा है। पहले कम था अब ज्यादा हो गया, इसका मतलब गेन किया है, मिला है, इसीलिए तो ज्यादा हुआ है ना। पॉइंट समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरीके से हमारा सैक्रिफाइस्ड शेयर और गेन्ड शेयर निकलता है। लिख लो इसे, फिर मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये वाला कंसेप्ट डीपली समझाता हूं। तो बच्चों अब मैं कराता हूं आपको एक एग्जांपल, और ऐसे ही कई अलग अलग तरीके के एग्जांपल्स कराऊंगा, जिससे आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कुछ भी मान लेते हैं अभी एग्जांपल में क्या जाता है, कुछ भी मान लो। ए है, बी है और सी है, तीनों पार्टनर्स हैं और वो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। क्लियर? उसके बाद इन्होंने जो है चेंज करा अपना रेशियो, है ना। पार्टनर्स चेंज देयर रेशियो। अब जब मान ही रहे हैं तो ढंग से मान लेते हैं। चेंज देयर रेशियो, पार्टनर्स ने चेंज कर लिया अपना रेशियो और न्यू रेशियो इनका निकल के आया कितना माने? चलो 5:4:3 मान लें। 5:4:3। हमसे बोला है फाइंड सैक्रिफाइस और गेन, ढूंढो कि क्या हुआ है। सर लाइन क्यों खींच रहे हो? क्यों बताऊं? मजाक कर रहा हूं बच्चों। देखते हैं क्यों खींच रहा हूं, उसके पीछे रीजन है। पहले मैं लगाऊंगा इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, जिसको मैंने आपको समझा के कंसेप्ट बना दिया है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का अगर मैं कंसेप्ट लगाऊं और मैं निकालूं क्या? सैक्रिफाइस्ड, कभी कभी मैं एस लिख देता हूं, वो बचपन की आदत पड़ी है। सैक्रिफाइस्ड शेयर, तो वो कैसे निकलेगा? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। चलिए निकालते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर हो गया। अब ए का कितना आएगा देख लेते हैं। 3/6, किसी को नहीं पता हो तो बता दूं, 3 + 2 + 1 6 आ गया नीचे। अगर किसी को ना पता हो ये कैसे लिखते हैं, तो वैसे पता तो होगा, बहुत बेसिक चीज़ है। 5 + 4 9 + 3 12, 5/12 निकाल लेंगे। कितना आ रहा है? 6 2 = 12, 3 2 = 6 माइनस 12 1 = 12, 1/12। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा लाइन आगे खींचना चाहूँगा, यहाँ से मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा और लिखना है कुछ। बी यहाँ पर देख लेते हैं। 2/6 माइनस कितना आएगा? 4/12, कितना आ गया? 12, 4 - 4 0/12। सी कितना है? 1/6 माइनस 3/12, 12 2 - 3 माइनस 1/12। तो बच्चों अब यहां पर जो आंसर आ रहा है हमारा, वो क्या आ रहा है?
हमने सेक्रीफाइस्ड शेयर के हिसाब से निकाला और ये प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ये क्या केस हो गया? नो सेक्रीफाइस नो गेन। और ये क्या केस हो गया? गेन। ठीक सर, लाइन क्यों खींची थी बच्चे? इसलिए आप इसको गेन्ड शेयर वाले हिसाब से भी निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। आपका आंसर वही आएगा जो आपका पहले आया था, कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओल्ड रेशियो अब आगे आ जाएगा, न्यू रेशियो पहले आ जाएगा। आपने इसे बुकों में पढ़ा होगा किस तरीके से। चलो अभी लिख के दिखा देता हूं, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ए कितना है? 5/12 माइनस 3/6, 12, 5 माइनस 4, 5 माइनस 6, कितना आ गया? जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है, 6 2 12, हाँ। माइनस ब्रैकेट भी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख दे रहे हैं। वैसे ब्रैकेट लगता है जब भी माइनस आता है, पर कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम ऐसे लिख दे रहे हैं समझने के लिए। उसके बाद कितना है? 4/12 माइनस 2/6, 12 आ गया। 4, 6 2 2 4, 0/12। फिर सी हमारा क्या आ गया? 3/12 माइनस 1/6 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2/12, 1/12। तो बच्चों यहां पर भी देखिए, अगर आप तो गेन्ड शेयर निकाल लें, गेन्ड में माइनस आ रहा है तो सैक्रिफाइस हो गया, गेन्ड में प्लस आ रहा है तो गेन हो गया। लॉजिकल सी बात है ना? प्रॉफिट माइनस में आ रहा है तो लॉस हो गया, लॉस माइनस में आ रहा है प्रॉफिट हो गया, है ना? तो एज सिंपल एज दैट। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि ये आपको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा बुक में, परेशान मत होना, बात वही है, बात वही, पहचान नहीं। क्या बोलते हो सर? कम से कम राइमिंग तो बिठा लिया करो। बैठाएंगे राइमिंग भी बैठाएंगे। गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ऐसी सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखा हुआ भी मिलता होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बात एक ही है बच्चे, मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा था, कैसे भी कान पकड़ो, पकड़ना कान ही है आपको। आपका आंसर आ चुका है तो आप लिख दोगे क्या? नीचे आंसर में भी अगर लिखना चाहो तो लिख दोगे सैक्रिफाइस इज इक्वल्स टू ओनली, या सैक्रिफाइस्ड शेयर लिख देना, सैक्रिफाइस्ड शेयर इज इक्वल्स टू ओनली बाई ए, और गेन्ड शेयर ओनली बाई बी, है ना? मतलब गेन करा गया है बी, सॉरी गेन्ड शेयर ओनली बाई सी, क्योंकि बी ने तो ना गेन करा है ना सैक्रिफाइस करा है, तो उसे कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको ओवरऑल समझा दिया है कि ये होता कैसे है। इसे लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों करते हैं हम एक और एग्जाम्पल, देखते हैं कि उसमें कैसे करेंगे हम। मान लेते हैं कुछ भी, ए बी और सी पार्टनर हैं, प्रॉफिट कर शेयर कर रहे हैं 3:2:1 में, या चलो चेंज कर लेते हैं इस बार 4:3:2 में कर लेते हैं, 4:3:2 में। उसके बाद सी कह रहा है, मान लीजिए सी एक्वायर 1/3 शेयर फ्रॉम ए एंड बी इक्वली, ऐसा मान लेते हैं। सी एक्वायर 1/3 शेयर फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। आगे हमसे बोल रहा है कैलकुलेट न्यू पीएसआर। चलिए पहले न्यू पीएसआर निकाल लेते हैं, फिर आगे देखते हैं आगे क्या और क्या करना है। ठीक है, तो एक्वायर का मतलब समझ लो पहले। एक्वायर का मतलब क्या होता है? लेना या परचेज करना, ले रहा है उससे उसका शेयर, खरीद रहा है या जो भी कह लो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 1/3 शेयर ले रहा है, तो एक नॉर्मल सी बात बताइए, मैंने आपसे कहा ये लीजिए 10 रुपए, दोनों आपस में इक्वली बांट लो, तो इसका मतलब क्या है? आप क्या करोगे? सीधे इसका 1/2 कर दोगे, कहोगे सर 5 रुपए उसके 5 रुपए मेरे, यही तो करोगे। तो चलिए यहां पर भी मैं कुछ ऐसा ही करने जा रहा हूं। यहां पर भी देखिए क्या बोल रहे हैं, 1/3 ये दोनों से ले रहा है, तो 1/3 का हाफ ए देगा और हाफ बी देगा। किसको? सी को। चलिए देखते हैं। तो
तो पहले लिख देंगे यहां पर ए का शेयर कितना है 4/4 5 6 7 8 9 9 माइनस 1/6 सबका शेयर लिख दूं। चल और बी कितना दे रहा है, बी भी 1/6 दे रहा है। किसको दे रहे हैं ये दोनों, इसको दे रहे हैं 2/1/3। ठीक है, इसी तरीके से हो रहा है। चलिए आइए आंसर निकाल लेते हैं। यहां देखते हैं कितना आ रहा है, 18 ले लेते हैं। 9 2 जा 2 4 जा 8 6 3 जा 5/18 इधर 18 है। 9 2 जा 3 2 जा 6 6 3 जा 18 3/18 आ गया। यहां देख लेते हैं, होने को तो ये 9 में हो जा रहा है पर हम इसे भी 18 ले जाते हैं ताकि तीनों का एक जैसा आ जाए। 9 2 जा 2 2 जा 4 कैसे हुआ, 9 2 जा 18 और 2 2 जा 4 फिर 3 6 जा 18 प्लस 6 कितना आ गया 10/18। क्लियर। अब चेक भी कर लेते हैं कि हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। न्यू PSR क्या सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 10 + 3 + 5 18 हो रहा है। इसका मतलब कैलकुलेशन तो फिलहाल हमारी ठीक है, तो कैलकुलेशन ठीक है तो इसका मतलब आंसर भी सही है। अब यहां पर आपसे पूछ सकता है कि भैया बताओ सैक्रिफाइस और गेन क्या होगा। तो कोई परेशानी नहीं है, दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको इससे पहले वाले एग्जांपल में बता चुका हूं। क्या करोगे, या तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर देना या न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर देना। गेन या सैक्रिफाइस जो आएगा वो मान लेना। एक शॉर्टकट बता देता हूं, यहां पर सैक्रिफाइस कौन कौन कर रहा है, ये कर रहा है और ये कर रहा है। किस रेशियो में कर रहे हैं, 1:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 1:1। और गेन कौन कर रहा है, ये कर रहा है। तो गेन कौन कर रहा है, ओनली बाई सी कितना 1/3। ठीक है ना। अब निकाल के देखेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, करके देख लीजिए। ये कितना है, नया शेयर है ना 10/18 माइनस कितना है 2/9 18 आ गया, कितना आ गया 10 माइनस 4 6/18 काटिए 1/3। आपके समझ में आ रहा होगा। तो ये जो 1/3 आया ये मैंने कैसे निकाला है, न्यू रेशियो या न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। कहने का मतलब ये मैंने गेन्ड शेयर निकाला है। गेन्ड शेयर निकाला है ना, देखो 1/3 आ रहा है, वो मैंने ऑलरेडी निकाल दिया। बच्चों मुझे लगता है आपके समझ में आ रहा होगा कि हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे माइनस करके भी निकाल सकते हैं। सैक्रिफाइसिंग का भी अगर नमूना देखना चाहो तो उसका भी देख लो। सैक्रिफाइस्ड शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, किसी का भी निकाल लो। ओल्ड शेयर इसका पकड़ लेते हैं 4/9 माइनस 5/18 निकाल लो, कितना आ रहा है 18 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 3/18। अब दूसरे का भी 3/18 ही आएगा, 3/9 माइनस 3/18 6 माइनस 3/18 3/18। देखिए 3/18 हो गया इक्वली। तो बच्चे हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। काटोगे क्या आएगा 1/6 ही तो आएगा, तो 1:1 हो गया कि नहीं हो गया। तो बच्चे हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी हम अपना सैक्रिफाइस शेयर निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है बच्चे, तो ये था कंसेप्ट, इसे लिख लीजिए। तो बच्चों आपने लिख लिया होगा। अब ये वीडियो यहीं पर करते हैं हम खत्म। जो आगे का एक और टॉपिक बचा है इसी से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जाम्पल, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जब वीडियो हो जाती है लंबी तो आप हो जाते हो परेशान और मैं चाहता नहीं हूँ मेरे चेले परेशान रहे। तो यहाँ पर करता हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। एक क्वेश्चन जो हर बार मैं आप लोगों के लिए दे के जाता हूँ, तो बस एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आप लोगों ने सुना होगा डेप्रीशिएशन, आपने सुना होगा एमोर्टाइजेशन, आपने सुना होगा डिप्लीशन, आपने सुना होगा ऑब्सोल्यूशंस। क्या होते हैं ये सब, क्या इनमें कुछ डिफरेंस होता है या चारों का मतलब एक ही होता है, चारों एक ही चीज़ पे लगते हैं? इसके बारे में कमेंट सेक्शन में भर भर के जवाब दो। पता होना चाहिए आपको, बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन जिसका आपको देना है जवाब।
थोड़ा ये वीडियो डलने में लेट हो गया, रीज़न हर बार बताता हूँ, इस बार भी बताऊँगा। रीज़न बस यही था बच्चों की जो लाइव क्लासेस मेरी चल रही हैं, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के विश्वास की वजह से उसमें बच्चे कुछ इतने स्पीड में आने लगे कि मैं उन्हीं को टाइम देने में रह गया और अपना यूट्यूब चैनल एक तरीके से एक हफ्ते के लिए भूल ही गया, क्योंकि उनको सेटअप करना, उनके बैचेस बनाना और भी बहुत सारे काम जो मैंने अपने कॉमर्स विद निखिल गुरु ऐप में करे, जो ऑलरेडी प्ले स्टोर में है, आपको पता है। तो आप भी अगर लाइव क्लासेस का पार्ट बनना चाहें तो बन सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं यहाँ पर से हमारा काम पूरा हो जा रहा है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है लाइव क्लास की, तो कोई परेशानी नहीं है बच्चों। यूट्यूब प्लेटफॉर्म आपके लिए मेरा हमेशा अवेलेबल था, अभी भी है और रहेगा। हर तरीके की मदद मैं आपकी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में ही कर दूंगा। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, आप मेरे साथ क्वेश्चंस करना चाहते हैं और डीपली कंसेप्ट्स को करना चाहते हैं, 1 to 1 मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं और एक मतलब और नेक्स्ट लेवल की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं, तो बच्चों निखिल सर आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक नीचे पड़ा है, आपका कॉमर्स विद निखिल गुरु के नाम से पेज है मेरा, उसमें मैं डेली 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस डाल रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 20 मार्क्स की तैयारी के लिए। जो आपका बोर्ड के पेपर में 1-1 नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे, तो उसकी तैयारी भी मैंने करानी शुरू कर दी है। वहां पर जाकर भी आप उन क्वेश्चंस के जवाब दें। ये मेरी गारंटी है कि साल के एंड तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बोर्ड के पेपर में आएगा और आपका पहले से करा हुआ नहीं होगा। ये मेरा वादा है आपसे। जम के करिए तैयारी, जहां भी दिक्कत है आप मेरे से कांटेक्ट करिए। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। जय हिंद।